नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे लगातार चुनावी अपडेट चल रही। तो जब हमारी टीम भांडर विधानसभा में गई तो वहाँ पर कई कैंडिडेटों के नाम निकल के आए। तो इसी बीच हम आए हैं संघमित्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका भी जो है प्रबल दावेदारों की लिस्ट में नाम चल रहा है और जनता के बीच में हमें इनका नाम सुनने को मिला है। तो हम आज इनसे मुलाकात करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संघमित्रा जी। नमस्कार साहिर जी। आप हमें ये बताएं, जैसे कि आप भांडर विधानसभा में जा रही हैं और लगातार जनसंपर्क आप कर रही हैं और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी टीचर भी रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है साहिर जी कि मैं टीचर रही हूँ और उसके बाद मैंने जो क्षेत्र चुना है राजनीति का, तो कहीं ना कहीं मुझे इधर से लगाव भी है और राजनीति में मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो होने चाहिए। इसलिए मैं गांव-गांव जा रही हूँ, लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको मैं देख रही हूँ, उसमें सुधार की आवश्यकता है निश्चित ही। जैसे कि आप एक शिक्षक थीं और आप राजनीति में आई हैं, और शिक्षक तो हमेशा वैसे शिक्षक ही रहता है, उसकी सोच ही बन जाती है शिक्षक। तो आप राजनीति में आई, कुछ कारण रहा होगा, कुछ लक्ष्य लेकर आप जो है राजनीति में आई होंगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है। मैं निश्चित ही एक लक्ष्य लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड कर्नल हैं, अभी रिटायर हुए हैं, और मेरा बच्चा है, एक बेटा और बेटी। वो दोनों ही, बेटी मेरी एनसीसी में ऑफिसर है कैप्टन के पद पर, और मेरा जो दामाद है वो विंग कमांडर है एयरफोर्स में, और मेरा बेटा है जो सेंट्रल बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पे है, बहू भी डॉक्टर है। फैमिली पूरी अच्छे, इतना परेशान हो सकती है तो गरीब हमारी जनता कितनी परेशान होती होगी छोटे छोटे कामों के लिए। इसलिए मैंने राजनीति को चुना है और मैं निश्चय ही इसमें सफल होंगी, क्योंकि ऊपर का आशीर्वाद है और आप सब लोगों का स्नेह और प्यार है। जैसे कि आप राजनीति में आई और जैसे कि आपने बताया कि छोटे छोटे कामों के लिए मुझे परेशान होना पड़ा, तो फिर जनता कितनी परेशान होती होगी। तो क्या आप जनता की लड़ाई लड़ेंगी? बिल्कुल, जनता की निश्चित ही मैं लड़ाई लड़ूंगी, और टिकट मेरा उद्देश्य लेना नहीं है। टिकट मिले या ना मिले, मैं निश्चित ही लोगों की परेशानियाँ जिससे मैं निकल के आई हूँ निश्चित ही मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। विधानसभा सीट से अगर आपको टिकट मिलता है या पार्टी आपको मौका देती है, तो सबसे पहले आप जो है भांडर विधानसभा में किस चीज़ में सुधार करना चाहेंगे? जी, यदि टिकट का मुझे मिलता है तो उसके लिए सबसे पहले मेरा एजुकेशन पर फोकस रहेगा, शिक्षा पर ध्यान रहेगा और स्वास्थ्य, दो चीज़ों पर ध्यान रहेगा। और तीसरी मुझे सबसे अधिक लगती है प्रॉब्लम इधर छात्र छात्राओं की नौकरी की। नौकरी के लिए जो बताती है हमारी सरकार, और जो समस्या भी है कि हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, तो उसके लिए मेरे पास कई योजनाएं हैं और मैं कई योजनाओं से जुड़ी भी हूँ। और ख़ासकर मैं SC/ST का जो डिक्की एक व्यवसाय केंद्र है, मैं उससे भी जुड़ी हूँ, मध्य प्रदेश का, पूरे ऑल इंडिया का है वो, और मैं उससे बच्चों को जोड़ना चाहती हूँ और उनको आर्मी के लिए भी प्लेटफार्म तैयार करके दूँगी, क्योंकि मैं इसके लिए मेरी पूरी प्लानिंग है मेरे पास। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि बच्चे चाहेंगे तो उसमें भी मैं उनको पूरा मार्गदर्शन दूँगी। अधिकारी होते हैं वो तो वेल एजुकेटेड होते ही हैं। अब जो नेता होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो है नेता भी अगर एजुकेटेड हो कितना अच्छा होगा, देश कितना आगे जाएगा? जी, तो बड़े आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो मतलब मेरे बस में तो नहीं है। जो ऊपर बैठे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं और जो देश को चला रहे हैं, उनको कुछ निश्चित ही इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और निश्चित ही एक मापदंड होना जरूरी है विधायक का, क्योंकि वो उसके दिशा पे उससे शासन चलता है पूरा देश का, और जिस जनता उसको चुन के भेजती है तो निश्चय वो योग्य होना चाहिए। बिल्कुल, बिना योग्यता के तो बिल्कुल भी काम मतलब मुझे लगता है कि चलने वाला है नहीं, और इसमें जरूर अपनी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और भांडर विधानसभा के चुनाव को लेकर आप क्या इस बार क्या लग रहा है? भांडर विधानसभा सीट निश्चित ही भाजपा की सीट रही है, और मैं तो कहती हूँ आगे भी रहेगी। इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस का कहना है कि 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही है भाजपा की सीटें। नहीं, वो गलत है। मैं तो कहूँगी 150 तक आ जाएंगी बड़े आराम से। वैसे तो हम लोग 200 पार कह रहे हैं, पर 150 तो 100% सरकार बनाएंगे हम, बिल्कुल निश्चित ही। जैसे कि आप महिला कैंडिडेट हैं जी, और तैयारी कर रही हैं, और महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? महिलाओं की जो दशा है आज के समय में, महिलाओं का कहीं ना कहीं उनको जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो महिला सशक्तिकरण का जो बीज डाला था, वो कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखती है। उसमें कमी इसलिए दिखती है कि हम, मेरे ख्याल से कि महिला सशक्तिकरण तो होने चाहिए,
पर उसमें पुरुष को भी उतनी ही भागीदारी चाहिए जितनी महिलाओं को, क्योंकि वो मोटिवेट करेंगे तब महिलाएं बाहर आएंगी। हमारी सरकार इतनी अच्छी योजनाएं चलाती है महिलाओं के लिए, ढेरों योजनाएं चला रही है अपने सरपंचों के लिए, महिलाएं आए बाहर आने के लिए बहुत ढेर सारे के वो ला रही है। आप उसमें राजनीतिक में जाओ, चाहे आप एजुकेशन में जाओ, चाहे पुलिस में जाओ, विभिन्न उसके लिए या आयाम खुले हुए हैं, पर महिला हमारी निकल नहीं पाई, खासकर बुंदेलखंड की। तो हम अपने भाइयों से ज़रूर अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भाई अपने महिलाओं को आगे लाएं, और जो पदाधिकारी हैं तो उनको ही आगे लाएं, आप खुद पीछे रहें, उनको मोटिवेट करें ताकि महिलाएं आगे आएँ। वो जो सशक्तिकरण का जो बीज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोया है उसको समझें, उसको जानें और आगे बढ़ें। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है, लेकिन आपने देखा होगा, हम दतिया ज़िले की ही बात कर लें, तीन विधानसभाएं हैं यहाँ पर, तो जितने भी जो प्रतिनिधि हैं, जबकि महिला कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीत कर आई हैं, तो आपने भी देखा होगा, तो महिलाओं को आगे ना करके वो स्वयं आगे जाते हैं, जबकि वो कैंडिडेट जो हैं वो जीत कर आई वो महिलाएं हैं। लेकिन जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी जो है कोई अगर कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर आपको पुरुष नज़र आएंगे प्रतिनिधि। तो कहीं ना कहीं ये जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, वो महिला सशक्तिकरण का जो है बात करती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान भी हो रहा है। वैसे बिल्कुल आपने सही कहा, और जो मैंने भी अनुभव किया है, जबकि और जगह ऐसा मैंने नहीं देखा है कि महिला प्रतिनिधि कोई खड़ा है। इधर तो मैंने हर जगह, सरपंच है तो महिला प्रतिनिधि खड़ा है, विधायक है तो महिला प्रतिनिधि खड़ा है। तो प्रतिनिधि का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है लोगों को। प्रतिनिधि एक दिन या 2 दिन के लिए होता है, वो भी इमरजेंसी में होता है। यदि आपको इतनी इमरजेंसी है, विधायक इमरजेंसी में है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो वो उसके लिए बाकायदा पूरा नोट शीट निकालता है कि हमारे लिए विधायक प्रतिनिधि जो है, हमारा पुरुष है, जो भी XYZ जो भी उसको बनाते हैं, तो उसका सिस्टम मुझे थोड़ा सा इधर अटपटा लगा कि हर जगह महिलाएं पीछे, महिलाएं घर में रहती हैं, महिला प्रतिनिधि खड़ा रहता है। खासकर पति है तो वो महिलाएं तो वैसे ही बेकार ही हो गया फिर काम उनका, जो उनको घर से बाहर निकलना चाहिए वो तो घरेलू रही। और उसका मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं के माध्यम से पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। महिलाओं का नाम आगे करके अपनी सीट लेके वो प्रतिनिधि के रूप में वो सत्ता में रहते हैं। महिलाओं को तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को आगे चाहते भी हैं, और महिला आगे भी आए। बिल्कुल उनका मेंटल लेवल है जो बिल्कुल इस लेवल का नहीं है कि वो अपनी महिलाओं को आगे लाएं, और वो नहीं चाहे तो उनका मतलब महिलाओं के प्रति कोई अच्छा रवैया नहीं मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने किसी से भी, हमारे हिसाब से गलत है। अगर आपको टिकट मिला और जनता का अगर आशीर्वाद मिला और आप अगर विधायिका बनी भांडर विधानसभा सीट से, तो जो सिस्टम चल रहा है तो आप महिलाओं को जो है कहाँ तक आगे लेके जाएंगे? भाई मैं तो चाहती हूँ, और अभी मैं कोशिश भी कर रही हूँ, चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आऊँ। मैं एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रही हूँ महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि महिलाएं आगे आएँ और महिला सशक्तिकरण को पूर्ण करें। उस चीज़ को जो सपना देखा है और जिसमें हम आज खड़े हैं, आज हम राजनीति में खड़े हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, सिर्फ उनके अम्बेडकर साहब की देन है, उनकी वजह ही हम इधर खड़े हैं। और निश्चित ही महिलाओं को उस चीज़ को बताऊंगी मैं, और महिला सशक्त हो ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी रहेगी। और एजुकेशन, और महिलाएं आएँ, सीखें और समझें और एक दूसरे को सिखाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम आपस में बैठ के सीख सकते हैं। और हेजिटेशन तो ऐसा है कि हेजिटेशन कभी ना कभी उसको दूर करना ही करना है, क्योंकि हमें घर से बाहर निकलना ही है और निकलना ही चाहिए, क्योंकि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि निश्चित ही महिला बाहर आएँ, पुरुषों से कंधे मिलाकर काम करें। और बहुत सारी महिलाएँ कर भी रही हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ हैं वो निश्चित ही दूर होगी। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारी बातचीत चल रही थी संघमित्रा जी से, तो यहाँ पर हम जो है आपको यहाँ साझा करना चाहेंगे कि जी बिल्कुल, एजुकेशन एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ज़मीन का व्यक्ति आसमान तक पहुँच जाता है। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो पशु के समान माना जाता है उसका जीवन। हम आपको बता दें, अगर जो लीडर है, अगर लीडरशिप अगर एजुकेटेड होगी तो हमारा देश निश्चित ही एक अलग ऊंचाइयों को छुएगा। हालांकि अभी भी छू रहा है, हमारा देश बहुत आगे है, लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम जो लीडरशिप का सिस्टम है, अगर वो एजुकेशन अगर उसमें एक पात्रता अगर रख दी जाए और एक एजुकेशन सिस्टम को आगे लाया जाए तो बहुत आगे जाएगा। और निश्चित एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर, महिला सशक्तिकरण की बात। हमारे भारत देश के अंदर महिलाओं को जो है काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है।
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें नारी की पूजा की जाती है और जिसको देवी माना गया है और देवी का दर्जा दिया जाता है भारत में। जब भारत में नारी को देवी माना जाता है, फिर उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? जो महिला जो प्रतिनिधि होती हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पीछे करके, तो उनके जो पति होते हैं, वो हस्बैंड, वो आगे आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी महिलाएं मंच पे जाएंगी या ऐसी कार्यक्रमों में भाग लेंगी तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा अपमान है और महिलाओं का अपमान है। उनको ऐसा लगता है, जो पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में पर्दा जो प्रथा चलती थी, कहीं ना कहीं ये आज भी देखने को मिलता है और ये बिल्कुल निंदनीय है। जबकि संविधान के अंदर जो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है, ये कहा जाता है और पूजा जाता है। जब आप पूछ सकते हैं, देवी कह सकते हैं, तो उसको मंच में लाने में क्या आपको हेजिटेशन है? तो यहाँ पर मैं चाहूँगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा, और ये जो है जैसे कि संघमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी एक अपना जो है ओपिनियन है। तो ऐसा सिस्टम अगर होता है, वैसे संविधान के तहत तो है कि भाई महिलाओं को जो है आगे आना चाहिए और संविधान में ये प्रावधान भी है, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि होने के लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है कि आप 2 दिन 3 दिन अगर कोई इमरजेंसी अगर उसको है, जो महिला उम्मीदवार या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कोई परेशानी है, तब आप जो है प्रतिनिधित्व उनका कर सकते हैं। लेकिन हमने आप यहाँ देखते होंगे कि परमानेंटली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और परमानेंटली प्रतिनिधित्व चलता है। ये कैसा प्रतिनिधित्व है? ये सवाल खड़ा करता है महिलाओं के सम्मान को लेकर। कहीं ना कहीं महिला के सम्मान को यहाँ पर ठेस पहुँचती है, और जबकि बात महिला सशक्तिकरण की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश।